हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो लोग अभी सेलेक्ट हुए हैं और वो पीएचडी में पहले से इनरोल्ड हैं, तो वो ज्वाइन करने के साथ साथ क्या पीएचडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कि बीएससी करके एमए कर सकते हैं। एमए में कितने परसेंट स्कोर होना चाहिए, क्या पीएचडी जिसकी है उसका ही सिलेक्शन होता है, नेट जीआरएफ वालों का नहीं होता, नेट जीआरएफ वालों को कम वरीयता मिलती है, या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस छोटे छोटे अभी मेरे चैनल्स पे आए हैं, इन सब के उत्तर देने का मैं इस वीडियो में प्रयास करूँगा। स्टार्ट मैंने अपने चैनल की जब की थी तो मैंने इसको नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन से रिलेटेड किया था, इसका विज़न और मिशन था। लेकिन धीरे धीरे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो जॉब में आने के पहले और जॉब में आने के बाद आप लोग फेस करते हैं और आप लोगों के पास उत्तर देने के लिए कोई नहीं होता है, तो उसके बाद मैं ये छोटी छोटी समस्याओं, छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देते देते वर्तमान में मेरा चैनल पूरी तरीके से आप लोगों की हेल्प के लिए डेडिकेटेड हो गया है। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जॉब से रिलेटेड, जॉब में आने के पहले जो समस्याएं आपकी होती हैं उनसे रिलेटेड किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग पहले से पीएचडी में इनरोल्ड हैं और उसके बाद अगर वो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन या कहीं पर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है और उसको ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ बनती हैं। अगर आपने कोर्स वर्क कर लिया है, इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको अपने यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस पढ़ना चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑर्डिनेंस होता है, उस ऑर्डिनेंस में वहाँ की से पीएचडी की जितनी बातें होती हैं वो लिखी होती हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि अपने जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं उसके ऑर्डिनेंस को पढ़िए। उस ऑर्डिनेंस में साफ साफ लिखा होता है कि क्या प्रावधान होते हैं, क्या आप कैंपस छोड़ सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ईमेल करिए ऑर्डिनेंस, मैं उसे पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या प्रावधान है। तो ऑर्डिनेंस में आपको पढ़ना क्या है। ऑर्डिनेंस में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोर्स वर्क करने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद, कोर्स वर्क करने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस आपका विश्वविद्यालय अपनाता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके डायरेक्ट अपने यूनिवर्सिटी में पूछ भी सकते हैं कि कोर्स वर्क के बाद कहीं कहीं पर रेजिडेंशियल पीरियड का प्रावधान है। रेजिडेंशियल पीरियड की आप इतने साल की पीएचडी में इतने साल आपको यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल रूप से रहना है, वहाँ पे आवास करना है, आपको वहाँ पे रहना है, रेगुलर आपको डिपार्टमेंट जाना है, इस तरीके का प्रावधान है। तो जो रेजिडेंशियल पीरियड होता है, आप ये देखिए कि क्या आपने रेजिडेंशियल पीरियड कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए किसी का रेजिडेंशियल पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका रेजिडेंशियल पीरियड लगभग 1 साल पड़ा हुआ है तब तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए इतना ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपका रेजिडेंशियल पीरियड 1, 2 या मैक्सिमम 3 मंथ मिला है तो आप एक्सटेंशन के लिए एक एप्लीकेशन अपने मैनेजमेंट को, जहां आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पे आप एक एक्सटेंशन का एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं 1-2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा। वो कंसीडर की जाएगी, आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। और कोशिश करिए कि अगर आपका रेजिडेंशियल पीरियड 1-2 महीने का बचा हुआ है या पीएचडी सबमिशन भी अगर आपका 1-8 महीने 2 महीने का बचा हुआ है तो आप उसको करके ज्वाइन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फ्यूचर में अगर आप पीएचडी करके ज्वाइन करेंगे तो जो इंक्रीमेंट वाली हो रही है कि 5 इंक्रीमेंट आपको दिए जाएंगे, तो अगर आप पीएचडी करके और पहले दिन से ही पीएचडी के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको 5 इंक्रीमेंट मिलेगा। और अगर आप पीएचडी बिना किए ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में ज्वाइनिंग के बाद आपकी पीएचडी होती है, तो सिर्फ आपको 3 ही इंक्रीमेंट मिलेगा। यह लागू होने की संभावना है उत्तर प्रदेश में, इसलिए पॉइंट भी आप लोगों को बताना जरूरी था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप पीएचडी करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट में गए थे, उससे आप देख लीजिए कि कितना टाइम आपका हो गया है। यह इसलिए जरूरी है देखना कि इससे आपको ऑर्डिनेंस को समझने में आसानी होगी कि मुझे कितना टाइम हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रावधान होता है कि जब आपका कोर्स वर्क हो जाता है तो कोर्स वर्क होने के बाद आपको कुछ स्पेशल डेज होते हैं कि आपको गाइड के पास इतने दिन या डिपार्टमेंट में इतने दिन कार्य के लिए दिखाना है कि आपको 240 दिन, 260 दिन, 280 दिन या आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको काम करने से रिलेटेड, क्योंकि यह भी दिखाना है कि आप काम किए हैं, तो गए हैं, तो गाइड से मिले हैं, दिखाए हैं, तो इस तरीके का प्रावधान होता है। तो वो अटेंडेंस भी आपकी होनी चाहिए। अगर उसमें आप देख रहे हैं कि आपको इतने दिन कम पड़ रहा है तो बाद में ज्वाइन करने के बाद भी आप उसको सैटरडे संडे या कभी छुट्टियों में जाकर उस अटेंडेंस को दे सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो यहाँ पे 2 बातें निकल के सामने आ रही हैं। पहली बात ये कि अगर आपका रेजिडेंशियल पीरियड साल भर का बचा है तो आप उसको
छोड़िए, आप आके ज्वाइन करिए। दूसरी बात ये कि अगर रेजिडेंशियल पीरियड आपका 1-2 महीने का बचा हुआ है तो आप उसको पूरा करके एक्सटेंशन ले लीजिए, तब ज्वाइन करिए। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप पीएचडी में इनरोल्ड हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपका रेजिडेंशियल पीरियड खत्म भी हो गया है, सब कुछ आपका क्लियर है, तो आप आके ज्वाइन करिए। पीएचडी आपकी चलती रहेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। करना आपको ये है कि आप जिस महाविद्यालय में ज्वाइन करेंगे उसमें सूचित करेंगे कि आपका पीएचडी का कार्य चल रहा है। किसी प्रकार से हाइड नहीं करना है आपको, आप ये सूचित करेंगे कि आपका पीएचडी का कार्य चल रहा है और वो ये एनओसी लेंगे आप अपने कॉलेज से कि मैं पीएचडी में इस टाइम से कर रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, कोर्स वर्क हो गया है, मुझे वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ से एनओसी लेंगे और जाके यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि आप कहीं जॉब पे हैं तो वहाँ से एनओसी आपने लिया है या नहीं लिया है, कहीं आपने छुपाया तो नहीं है। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप उस महाविद्यालय से अपनी एनओसी लें और एनओसी ले जाके वहाँ पे जमा करें। तो इस तरीके की चीज़ें पीएचडी से रिलेटेड हैं। दूसरा ये कि जो लोग पीएचडी में अभी इनरोल नहीं हुए हैं, अभी पीजी और नेट जेआरएफ के आधार पर ही उनका सिलेक्शन हुआ है, तो इन सर्विस पीएचडी करने के क्या नियम हैं, क्या रूल है उत्तर प्रदेश में, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, इन सर्विस पीएचडी रूल, जिसमें प्राचार्य की, मैनेजमेंट की, यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका होती है, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग देख सकते हैं, जो लोग पीएचडी अभी बिल्कुल भी इनरोल नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो हमसे टकराता है वो ये है कि क्या कोई व्यक्ति बीएससी करके एमए कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मेरी जानकारी में कई लोग हैं जिन्होंने बीएससी किया है, फिर एमए किया है और एमए करके नेट किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। तो बीएससी करके आप एमए कर सकते हैं। एमए की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो यूनिवर्सिटीज कराती हैं, उसमें होता है ग्रेजुएशन, किसी का व्यक्ति का ग्रेजुएशन 50% और ग्रेजुएशन 55% पे होना चाहिए। तो जो लोग, जहां पर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, तो ग्रेजुएशन कोई भी होनी चाहिए, चाहे उसने बीटेक, एमटेक या बीकॉम, एमकॉम, कुछ बीकॉम वगैरह कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, तो वह जहां पे ग्रेजुएशन 55% या 50% मांगा है एलिजिबिलिटी किसी भी एमए की डिग्री में, तो वहां पे तो किया जा सकता है। और जो नेट है उसमें भी 55% होना चाहिए आपका पीजी में, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसमें भी सिर्फ यही मांगता है कि आपका पीजी में 55% होना चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मांगता है। तो पीजी में 55% आपका है, तो ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पीजी 55% है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं और फॉर्म भर के आप परीक्षा देके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। फिर एक बात यह होती है कि मैं क्या उसी विषय में एमए कर सकता हूं जिस विषय को मैंने ग्रेजुएशन में लिया है? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इस तरीके की कोई चीज़ अभी देखने को नहीं मिलती है। ग्रेजुएशन में आपने कोई भी विषय लिया हो, कोई दिक्कत नहीं। साइंस के सब्जेक्ट्स में है, साइंस के सब्जेक्ट में अगर आपको एमएससी करना है तो बीएससी आपका उसमें होना चाहिए, लेकिन आर्ट के जो सब्जेक्ट है उसमें इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एमए, बीए में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इस सब के विषय लेके और बाद में आप जाके हिस्ट्री से एमए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैं बता ही रहा हूं कि बीएससी आप करके एमए कर सकते हैं, तो इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्ट के सब्जेक्ट्स में नहीं है। साइंस में जरूरी है कि साइंस में जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है वही आपका पीजी में होना चाहिए। कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इस तरीके की चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये होता है कि मेरा परसेंटेज जो है, परसेंटेज के लिए परसेंटेज की क्राइटेरिया हर नोटिफिकेशन में लिखी होती है, कुछ स्टेट उसमें रिलैक्सेशन देते हैं। जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम के द्वारा सिलेक्शन होता है वहां पे आपका कितना भी परसेंट हो वहां पे मैटर नहीं करता। जहां एपीआई या एकेडमिक स्कोर के आधार पर सिलेक्शंस होते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की, वहां परसेंटेज का मैटर करता है। तो जिन लोगों का परसेंटेज कम है ग्रेजुएशन में, पीजी में, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग उन एग्जाम्स को क्लियर करने का प्रयास करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जहां पे रिटन एग्जाम्स होते हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। एपीआई वाले से बचें, क्योंकि एपीआई में भाई उनको दिक्कत आएगी, शॉर्ट लिस्टिंग में इस तरीके की उनको समस्या आएगी। अगली महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या पीएचडी जिसका है उसका ही सिलेक्शन होता है, तो जी हाँ, यूनिवर्सिटीज में एपीआई का जो इंडेक्स लग गया है अभी, उसमें पीएचडी के 30 नंबर मिलते हैं, तो वहां पर तो पीएचडी को वेटेज मिलता है और पीएचडी वालों का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना होती है नेट जेआरएफ के मुकाबले। लेकिन जहां पे एग्जाम के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी क्लियर की जाती है, एग्जाम होता है, तो वहां पे रिटन के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। तो पीएचडी जिनका नहीं है वो इसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जिनका पीएचडी है यूनिवर्सिटीज के फार्म भर के और वहां पे उसका पीएचडी के अपने 30 नंबर का उपयोग लाभ ले सकते हैं। एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोगों के द्वारा कि मेरी जो डिग्री है वो
एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि पूछ जाता है कि मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे मेरे मन का कॉलेज नहीं मिला है, मुझे बहुत दूरी हो गई है, डिस्टेंस मेरे जहाँ ज्वाइनिंग होनी है वहाँ से और मेरे घर की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर और ट्रांसफ़र का जो नियम है वर्तमान में जो चल रहा है उससे रिलेटेड एक वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक नया ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाली है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, देखिए कब तक आती है, मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों के थे। इसी तरीके के अगर कोई और प्रश्न है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने की पूरी प्रयास करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए थैंक यू।